तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे पास एग्जाम प्लस नाम के एक यूट्यूब चैनल से कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं जो इंसान के विकास की अलग-अलग अवस्थाओं के बारे में हैं। और ये नोट्स विकास के कई चरणों को छूते हैं। लेकिन आज हम अपना ध्यान एक खास दौर पर मतलब शैशवावस्था पर केंद्रित करने वाले हैं। हमारा मकसद सिर्फ इन तथ्यों को पढ़ना नहीं है, बल्कि इनमें से वो गहरी बातें निकालना है जो हमें ये समझने में मदद करें कि आखिर जीवन की ये पहले कुछ साल इतने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं एक काल्पनिक बच्ची के साथ। मान लीजिए उसका नाम है अनन्या। आज अनन्या का जन्म हुआ है और इन नोट्स की मदद से हम देखेंगे कि अगले कुछ सालों में उसकी दुनिया कैसी होने वाली है। तो पहला नक्शा है जिसे सामान्य वर्गीकरण कहा गया है। ये तो काफी सीधा साधा लगता है। गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था जो जन्म से 5 साल है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था। हाँ, लेकिन यहाँ भी एक गहरी बात छुपी है। गर्भावस्था को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है: बीजावस्था, पिंडावस्था और गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ये हमें याद दिलाता है कि अनन्या का विकास उसके जन्म के साथ शुरू नहीं हुआ, वो तो माँ के गर्भ में ही महीनों पहले शुरू हो चुका था। सही बात है, जन्म से पहले ही एक पूरी दुनिया बन रही होती है। और फिर आता है दूसरा नक्शा जिसे कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत कहा गया है। ये बचपन को और भी छोटे मतलब बारीक हिस्सों में तोड़ता है। इसमें शैशवावस्था सिर्फ जन्म से 2 साल तक है, फिर पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। ये ज्यादा डिटेल्ड लगता है। जरूरी भी है। ये सूक्ष्म दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि बचपन कोई एक जैसा दौर नहीं है। हमारी 2 साल की अनन्या की दुनिया, उसका सोचने का तरीका और उसकी जरूरतें 9 साल की अनन्या से बिल्कुल अलग होंगी। हाँ, ये तो है। ये वर्गीकरण उस तेज बदलाव को सम्मान देता है जो बचपन में होता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, आज हम अनन्या के जीवन के पहले और सबसे विस्फोटक दौर पर ही ध्यान देंगे। हाँ, तो आते हैं अनन्या की इस शुरुआती दुनिया पर। नोट्स में इस अवस्था को कई मजेदार उपनाम दिए गए हैं, जैसे भावी जीवन की आधारशिला, सीखने का आदर्श काल, खिलौनों की अवस्था। हाँ, और मुझे बादशाह की आयु वाला नाम सुनकर बड़ी हंसी आई। ऐसा लगता है जैसे घर में एक छोटी सी रानी आ गई है और सबकी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। ये कि आप एक इमारत बना रहे हैं, अगर नींव मजबूत नहीं है तो आप कितनी भी खूबसूरत इमारत खड़ी कर लें, वो हमेशा कमजोर रहेगी। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि शैशवावस्था वो नींव है। इसी से जुड़ी एक बात नोट्स में है जो मुझे थोड़ा सोचने पे मजबूर कर देती है। सिगमंड फ्रॉइड का कहना है कि बालक को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 5 वर्ष में बन जाता है। ये सुनने में बहुत बड़ी और थोड़ी डरावनी बात लगती है। क्या इसका मतलब ये है कि 5 साल के बाद हमारे बदलने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है और कई लोग फ्रॉइड की इस बात को ऐसे ही समझते हैं जी। लेकिन फ्रॉइड का मतलब ये नहीं था कि विकास 5 साल पर आकर रुक जाता है। उनका मतलब था कि हमारे व्यक्तित्व का जो ब्लूप्रिंट है, मतलब जो एक नक्शा है, वो तैयार हो जाता है। अच्छा, ब्लूप्रिंट। हाँ, हमारी बुनियादी आदतें, हमारे डर और दुनिया से जुड़ने का हमारा तरीका, वो सब इस उम्र में बनता है। अब बाद में घर के कमरे तो बदल सकते हैं, दीवारों पर नया रंग कर सकते हैं, लेकिन घर की नींव तो वही रहती है ना? अच्छा, तो ये ब्लूप्रिंट वाली बात ज्यादा समझ में आती है। और फिर वैलेंटाइन और वॉटसन जैसे मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि ये सीखने का आदर्श काल है और इसमें सीखने की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जो आंकड़ा मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गया वो गुडनफ का है। हाँ, वो आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। गुडनफ कहते हैं कि व्यक्ति का 50% मानसिक विकास 3 वर्ष की उम्र तक संपन्न हो जाता है। सोचिए, आधा दिमागी विकास सिर्फ 3 साल में। इससे पहले कि अनन्या ठीक से वाक्य बोलना सीखे, उसका आधा दिमाग विकसित हो चुका होगा। हम तो सोचते हैं कि असली पढ़ाई स्कूल से शुरू होती है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा भ्रम है जिसे ये नोट्स तोड़ते हैं। ये हमें बताते हैं कि सीखना मतलब सिर्फ अक्षर ज्ञान या गिनती नहीं है। इन शुरुआती सालों में अनन्या का दिमाग भविष्य की समस्याओं को सुलझाने, भाषा को समझने और भावनाओं को पहचानने की नींव रख रहा है। मतलब ये दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम बनने का समय। बिल्कुल सही, जिस पर बाद में स्कूल और जीवन के ऐप्स इंस्टॉल होंगे। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि दुनिया को देखने का नजरिया बनाने का समय है। तो ये साफ है कि अनन्या के दिमाग में एक क्रांति चल रही है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सब एक ऐसे शरीर के अंदर हो रहा है जो खुद किसी चमत्कार की तरह अविश्वसनीय गति से बढ़ रहा है। इन नोट्स में शारीरिक विकास के जो आंकड़े हैं वे तो दिमाग चकरा देने वाले हैं, है ना? जन्म के समय एक बच्चे का वजन करीब 3.2 किलोग्राम होता है,
नोट्स के मुताबिक सिर्फ 6 महीने में ये दुगना और 1 साल में तिगुना हो जाता है। अरे बाप रे, जरा सोचिए अगर कोई वयस्क इस रफ्तार से बढ़े तो क्या होगा। ये दिखाता है कि एक शिशु का शरीर कितनी ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है। अनन्या का हर दिन उसके लिए एक बड़े बदलाव का दिन है। और यही चीज लंबाई पर भी लागू होती है। जन्म के समय करीब 51 सेंटीमीटर से बढ़कर 2 साल में 82 सेंटीमीटर तक। ये तो जबरदस्त उछाल है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो सिर और मस्तिष्क के बारे में है। नोट्स में लिखा है कि जन्म के समय सिर की लंबाई शरीर की कुल लंबाई का 25% होती है। यह अनुपात तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और इसके पीछे एक बहुत ही गहरा वैज्ञानिक कारण है। ये एक सिद्धांत को दिखाता है जिसे सेफलोकॉर्डल विकास कहते हैं। ये सुनने में मुश्किल शब्द लगता है। सेफलोकॉर्डल? हाँ, पर इसका मतलब बहुत आसान है। हमारा विकास टॉप डाउन यानी सिर से पैर की तरफ होता है। प्रकृति सबसे पहले हमारे कमांड सेंटर यानी मस्तिष्क को प्राथमिकता देती है। अच्छा। यही वजह है कि अनन्या चलना सीखने से बहुत पहले अपनी गर्दन संभालना और आंखों से चीजों को फॉलो करना सीखेगी। विकास का एक तय पैटर्न है और दिमाग हमेशा पहली प्राथमिकता पर होता है। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। मतलब शरीर जानता है कि सबसे पहले क्या जरूरी है। और शरीर के अंदर की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। हड्डियों के बारे में भी बताया गया है। जन्म के समय 270 हड्डियां होती हैं, एक वयस्क से भी ज्यादा। हाँ, क्योंकि ये हड्डियां छोटी और ज्यादा लचीली होती हैं, जो बाद में जुड़कर मजबूत हो जाती हैं। और फिर दांतों का निकलना, नोट्स में लिखा है कि 6-7 महीने में दूध के दांत आने लगते हैं। ये हर माता पिता के लिए एक बड़ा पल होता है। और शायद रातों की नींद खराब होने का दौर भी। बिल्कुल, ये सभी छोटे छोटे मील के पत्थर उस बड़ी कहानी का हिस्सा हैं जिसे हम विकास कहते हैं। और दिल की धड़कन का भी जिक्र है। जन्म के समय 140 बार प्रति मिनट, जो बहुत तेज है, और फिर धीरे धीरे 100 तक आ जाती है। ये दिखाता है कि शरीर कैसे धीरे धीरे और कुशल होता जा रहा है। जैसे जैसे अनन्या का दिल और बाकी अंग विकसित होंगे, वो कम मेहनत में ज्यादा काम कर पाएंगे। ये सभी शारीरिक बदलाव मिलकर उस स्वस्थ जीवन की नींव तैयार कर रहे हैं। तो ठीक है, अनन्या का शरीर तो एक फैक्ट्री की तरह है, तेजी से काम कर रहा है। पर उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, उसकी अपनी दुनिया कैसी दिखती है? नोट्स कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों पर रोशनी डालते हैं, जैसे कि इस अवस्था में जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है। जिज्ञासा ही उसके सीखने का इंजन है। इस उम्र में अनन्या एक छोटी वैज्ञानिक है। एक छोटी वैज्ञानिक? हाँ, उसका लैब पूरी दुनिया है और उसके उपकरण हैं उसके हाथ, आंखें और मुंह। वो हर चीज को छूकर, चखकर और देखकर परिकल्पनाओं का परीक्षण कर रही है। अगर मैं इसे गिरा दूं तो क्या होगा, इसका स्वाद कैसा है, ये सब उसके प्रयोग हैं। और इसी से जुड़ा है अनुकरण द्वारा सीखना। वो नकल करके सीखती है। बिल्कुल, वो एक जिंदा आईने की तरह है। वो सिर्फ शब्द या एक्शन ही नहीं, बल्कि भावनाओं की भी नकल करती है। अगर उसके आसपास का माहौल शांत और खुशनुमा है तो वो उसे सीखती है। अगर माहौल तनावपूर्ण है तो वो उसे भी सोख लेती है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे वो नहीं सीखते जो हम कहते हैं, बल्कि वो सीखते हैं जो हम। सही बात है। नोट्स में 2 और दिलचस्प बातें हैं, आत्म प्रेम की भावना और अतार्किक चिंतन की अवस्था। चलिए इन्हें थोड़ा खोलते हैं। आत्म प्रेम सुनने में थोड़ा स्वार्थी होने जैसा लगता है। क्या इसका मतलब यह है कि बच्चे स्वाभाविक रूप से मतलबी होते हैं? नहीं नहीं, इसे स्वार्थ समझना ये गलती होगी। इसे स्व केंद्रित होना कहना ज्यादा सही है। और ये विकास का एक बहुत ही सामान्य और जरूरी हिस्सा है। अनन्या की दुनिया अभी उसके अपने इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि उसकी जरूरतें बहुत बुनियादी और तत्काल हैं। भूख, आराम, सुरक्षा। अच्छा। वो अभी ये समझने में सक्षम नहीं है कि माँ भी थकी हो सकती है या पिता को भी नींद आ रही है। उसकी दुनिया में सिर्फ उसकी जरूरतें ही सच हैं और ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। और अतार्किक चिंतन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अनन्या की दुनिया में तर्क की जगह जादू ले लेता है। उसकी दुनिया हमारे भौतिकी के नियमों से नहीं चलती। जैसे अगर वो चलते चलते टेबल से टकरा जाए और रोने लगे, हाँ, तो माँ आकर टेबल को 2 थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं, गंदी टेबल, मेरी अनन्या को मारा। और अनन्या चुप हो जाती है। हाँ, ये तो हर घर में होता है। उसे सच में लगता है कि टेबल की गलती है और उसे सजा मिल गई। ये अतार्किक है, लेकिन ये उसकी दुनिया को समझने का तरीका है।
यही अतार्किक सोच आगे चलकर कल्पना और रचनात्मकता की नींव बनती है। वाह, तो मतलब जो हमें अतार्किक लगता है वो असल में उसकी कल्पना की पहली उड़ान है। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो चलिए अनन्या की अब तक की यात्रा को एक साथ देखते हैं। हमने देखा कि कैसे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर एक विस्फोट हो रहा है। ये साफ है कि ये शुरुआती कुछ साल सिर्फ एक प्यारा सा दौर नहीं है, ये सचमुच में एक इंसान के निर्माण का समय है। बिल्कुल सही। फ्रॉइड के ब्लूप्रिंट वाले विचार से लेके गुड इनफ के 50% मानसिक विकास वाले तथ्य तक सारे सबूत एक ही तरफ इशारा करते हैं। ये सिर्फ बढ़ने का नहीं बल्कि बनने का समय है। दिमाग अपनी वायरिंग पूरी कर रहा है, व्यक्तित्व आकार ले रहा है और दुनिया को समझने के पहले मानसिक मॉडल बन रहे हैं। ये मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण और नाजुक दौर है। और आज हम जिंदगी के एक ऐसे दौर में उतर रहे हैं जिसे हम सबने जिया तो है पर शायद ही कभी रुककर समझा हो। बचपन, मतलब वो 6 से 12 साल की उम्र वाला दौर। हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं वो द फॉर्मेटिव एरा, फाउंडेशंस ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट नाम के एक अध्ययन से है। और हमारा आज का मिशन ये समझना है कि एक ही दौर को कोई निर्माणकारी काल क्यों कहता है, और कोई उसे गंदी अवस्था भी कह देता है। हाँ, और कोई मिथ्या परिपक्वता जैसा भारी भरकम नाम, ये सब एक साथ कैसे हो सकता है? बिल्कुल, और ये अलग अलग नाम ही इस दौर की खूबसूरती और इसकी जटिलता को दिखाते हैं। ये सिर्फ बड़े होने की प्रक्रिया का एक हिस्सा नहीं है, ये वो नींव है जिस पर हमारी पूरी शख्सियत, हमारी आदतें, हमारे रिश्ते, सब कुछ टिका होता है। तो ये वो दशक है जो तय करता है कि हम आगे कैसे इंसान बनेंगे। सही कहा। तो फिर चलिए इन नामों की पहेली से ही शुरू करते हैं। खेल की अवस्था, ये तो समझ आते हैं, लेकिन एक नाम है जो मेरे दिमाग में खटक रहा है, मिथ्या परिपक्वता का काल, सूडो मैच्योरिटी। हाँ, झूठी मैच्योरिटी का दौर। इसका क्या मतलब हुआ? क्या बच्चे दिखावा कर रहे होते हैं? दिखावा शायद सही शब्द ना हो, पर हाँ, नकल जरूर कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प है। हाँ। इस उम्र में बच्चे अपने आसपास के बड़ों को देखते हैं, उनके माता पिता, शिक्षक, बड़े भाई बहन, और उनकी तरह व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उनकी तरह बात करना, उनकी तरह कपड़े पहनना। बिल्कुल, उनकी तरह फैसले लेना चाहते हैं, लेकिन असल में उनकी सोच और समझ का स्तर उतना विकसित नहीं हुआ होता। तो बाहर से परिपक्व दिखने की कोशिश, पर अंदर से बच्चे ही हैं। आपने पकड़ लिया। मनोवैज्ञानिक रॉस ने इसी विरोधाभास को सूडो मैच्योरिटी या मिथ्या परिपक्वता कहा है। अच्छा, तो ये एक तरह की रिहर्सल है, बड़े होने का नाटक जो बच्चे अनजाने में खेलते हैं। कह सकते हैं। ये बात मुझे अपने बचपन की याद दिलाती है, जब मैं अपने पिता के जूते पहनकर घर में घूमती थी, ये सोचकर कि मैं भी ऑफिस जा रही हूँ। हम सब ने ऐसा कुछ ना कुछ किया है। रॉस ने एक और बात कही है जो इस पूरी पहेली को समझने में मदद करती है। उन्होंने कहा कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता इस दौर की सबसे बड़ी खूबी है। और ये बहुत जरूरी बात है। मतलब तूफानी शैशवावस्था के बाद एक ठहराव जैसा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। वो ठहराव ही सब कुछ है। जब मन और शरीर में एक तरह की शांति होती है, तभी तो आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार होते हैं। सही बात है। आप सोचिए, जब हम बहुत थके या परेशान होते हैं, तो क्या कुछ नया पढ़ना या सीखना आसान होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चों के साथ भी यही होता है। ये मानसिक स्थिरता उन्हें सीखने के लिए एक बेहतरीन माहौल देती है। इसीलिए ब्लेयर्स, जोन्स और सिम्पसन जैसे कई शिक्षाविद तो यहाँ तक मानते हैं कि सीखने सिखाने के नजरिए से पूरी जिंदगी में इस दौर से ज्यादा जरूरी कोई और दौर है ही नहीं। मतलब ये वो शांत समय है जब व्यक्तित्व की इमारत की एक एक ईंट रखी जा रही है। हाँ, इसीलिए शायद किलपैट्रिक जैसे विचारकों ने इसे निर्माण काल कहा। बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि कोल एवं ब्रूस इसे जीवन का अनोखा काल कहते हैं, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। अनोखा इसीलिए है क्योंकि इसमें विरोधाभास एक दूसरे से लड़ते नहीं, बल्कि मिलकर विकास को आगे बढ़ाते हैं। जैसे इसे चुस्ती फुर्ती की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि बच्चों में ऊर्जा का भंडार होता है, लेकिन साथ ही ये मूर्त चिंतन की अवस्था भी है। मूर्त चिंतन मतलब उनकी सोच विचार जमीनी और वास्तविक चीजों से जुड़ा होता है। वे उन चीजों के बारे में तर्क कर सकते हैं जिन्हें वो देख या छू सकते हैं, ना कि काल्पनिक चीजों के बारे में। एक स्थिर मन एक ऐसे शरीर में है जो खुद बहुत बड़े बदलावों से गुजर रहा है। बिल्कुल। जैसे कि वजन और लंबाई को ही ले लीजिए। स्रोत बताते हैं कि इस दौर की शुरुआत में लड़कियां लड़कों से अक्सर छोटी और हल्की होती हैं।
लेकिन 12 साल की उम्र आते आते वो लड़कों से आगे निकल जाती हैं। ये तो जैसे चुपके से एक रेस जीतना हुआ। हाँ, ये यौवन की तैयारी का पहला संकेत है, जिसकी शुरुआत लड़कियों में अक्सर पहले होती है। लेकिन इससे भी बड़ा और ज्यादा आश्चर्यजनक विकास तो पर्दे के पीछे हो रहा होता है। हमारे दिमाग में। हाँ, ये आंकड़ा तो सच में सोचने पर मजबूर करता है। स्रोत कहते हैं कि 6 साल की उम्र तक दिमाग का 90% और 10 साल की उम्र तक 95% विकास हो चुका होता है। 1 मिनट रुककर इस बात को सोचते हैं। इसका मतलब ये है कि 10 साल के बच्चे के दिमाग का ढांचा, उसका हार्डवेयर लगभग वैसा ही है जैसा वो पूरी जिंदगी रहेगा। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, हार्डवेयर। ये हार्डवेयर अब लगभग पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है। तो बाकी की जिंदगी बस सॉफ्टवेयर चलाने में जाएगी। एक तरह से हाँ, बाकी की जिंदगी इस हार्डवेयर पर नए नए सॉफ्टवेयर चलाने, अनुभव इकट्ठे करने और नई चीजें सीखने में गुजरेगी। लेकिन जो मुख्य प्रोसेसिंग क्षमता है, उसकी नींव इसी दशक में रख दी जाती है। तभी इस उम्र में बच्चे नई भाषाएं या कोई भी स्किल इतनी तेजी से सीख लेते हैं। बिल्कुल, उनका दिमाग जानकारी सोखने के लिए एक स्पंज की तरह तैयार है। तो फिर बाकी के 5% में क्या होता है? क्या वही हिस्सा है जो हमें एक किशोर से वयस्क बनाता है? काफी हद तक हाँ। वो बाकी का 5% विकास खास तौर पर दिमाग के अगले हिस्से यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में होता है, जो किशोरावस्था और शुरुआती वयस्कता तक चलता रहता है। और यही हिस्सा प्लानिंग और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। सही, प्लानिंग, निर्णय लेने और इम्पल्सिवनेस को कंट्रोल करने के लिए। तो 10 साल के बच्चे के पास एक सुपर कंप्यूटर तो है, पर उसका कंट्रोल पैनल अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। वाह, ये तो कमाल की बात है। और भी बदलाव हैं, जैसे दिल की धड़कन जो शुरू में 100 प्रति मिनट से धीरे धीरे कम होने लगती है, जो शरीर के मजबूत होने का संकेत है। और हड्डियां, ये भी दिलचस्प है कि इस उम्र में शरीर में करीब 350 हड्डियां होती हैं, एक वयस्क से कहीं ज्यादा। बिल्कुल, ये ऐसा है जैसे शरीर एक कंस्ट्रक्शन साइट है जहां अभी बहुत सारा मचान लगा हुआ है। बाद में ये हड्डियां जुड़कर मजबूत हो जाती हैं और उनकी संख्या 206 रह जाती है। और दांतों वाली परी का सबसे व्यस्त समय। हाँ बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि 5-6 साल में दूध के दांत गिरना शुरू होते हैं और 12-13 साल तक 27 से 28 पक्के दांत आ जाते हैं। और सबसे ज्यादा दांतों का विकास इसी दौर में होता है। ये एक बेहतरीन रूपक भी है। कैसा रूपक? जैसे अस्थायी दूध के दांत गिरकर स्थायी दांतों के लिए जगह बना रहे हैं, वैसे ही बचपन की अस्थायी आदतें और विचार भी स्थायी व्यक्तित्व के लिए जगह बना रहे होते हैं। और इस निर्माण के लिए ऊर्जा भी तो चाहिए। जाहिर है। स्रोत में लिखा है कि इस दौरान मांसपेशियों का वजन शरीर के कुल वजन का 30-35% तक हो जाता है। शायद इसीलिए बच्चे दीवारों पर चढ़ते हैं और एक जगह टिक कर नहीं बैठते। बिल्कुल, ये सारी शारीरिक तैयारी मिलकर बच्चे को एक नई दुनिया के लिए तैयार करती है। और वो है सामाजिक दुनिया। बिना शारीरिक क्षमता और मानसिक स्थिरता के सामाजिक विकास मुमकिन ही नहीं है। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है, सामाजिक विकास। स्रोत कहते हैं कि इस उम्र में बच्चे के लिए समूह का सदस्य होना सबसे जरूरी हो जाता है। उसे एक टीम, एक गैंग, एक टोली का हिस्सा बनना है। अकेले रहना पसंद नहीं आता। बिल्कुल, जैसे 4th क्लास का बच्चा क्रिकेट टीम में चुने जाने पर 7वें आसमान पर होता है और टीम से बाहर किए जाने पर जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो। हाँ, ये सामाजिक पहचान बनाने की शुरुआत है। मैं कौन हूँ, इस सवाल का जवाब अब सिर्फ परिवार से नहीं मिलता, बल्कि दोस्तों के समूह में खोजा जाता है। और समूह में रहकर बच्चा वो सबक सीखता है जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। जैसे सहयोग करना, दूसरों के दुख को समझना, लीडर बनना, अनुशासन में रहना। मुझे तो अपना बचपन का गैंग याद आ गया। हमने पीड़ पर एक अड्डा बनाया था और उसका एक सीक्रेट पासवर्ड भी था। और वो थी भी दुनिया की सबसे जरूरी चीज। उस वक्त तो लगती थी, क्योंकि उस अड्डे में, उस गैंग में आप समाज के नियम सीख रहे थे। आप सीख रहे थे कि समूह में कैसे रहा जाता है, अपनी बारी का इंतजार कैसे किया जाता है, झगड़े कैसे सुलझाए जाते हैं, और वफादारी क्या होती है। हाँ। ये सब भविष्य के सामाजिक जीवन का एक छोटा सा मॉडल होता है। स्रोत में एक और दिलचस्प बात है, समलिंगी भावना का विकास। यानी इस उम्र में लड़कों की दोस्ती लड़कों से और लड़कियों की दोस्ती लड़कियों से ज्यादा गहरी होती है। ये भी पहचान बनाने की प्रक्रिया का एक बहुत स्वाभाविक और जरूरी हिस्सा है। अच्छा। वे अपने जैसे लिंग के साथियों के साथ अपनी पहचान को मजबूत करते हैं। ये एक सुरक्षित दायरा होता है जहां वे सामाजिक नियमों को बिना किसी विपरीत लिंग के दबाव के सीखते हैं। मतलब लड़के सीखते हैं कि लड़के कैसे व्यवहार करते हैं और लड़कियां सीखती हैं कि लड़कियां कैसे। सही। और इन सब सामाजिक गुणों को सीखने की सबसे अच्छी जगह कौन सी है? स्रोत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है, खेल का मैदान।
बालक का सबसे ज्यादा सामाजिक विकास खेल के मैदान पर होता है। ये बात 100% सच है। खेल का मैदान सिर्फ शारीरिक कसरत की जगह नहीं है, वो जीवन की एक प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला। हाँ, क्लासरूम में आप अनुशासन के बारे में पढ़ते हैं, पर मैदान में आप उसे जीते हैं, हारने पर दोबारा उठना और जीतने पर अपने साथी को साथ लेकर चलना। ये सब वहीं सीखा जाता है, किताबी नियमों से कहीं ज्यादा असरदार। बिल्कुल, वहां आप जीतते हैं, हारते हैं, नियमों का पालन करना सीखते हैं और टीम के लिए खेलना सीखते हैं, ना कि सिर्फ अपने लिए। हार को कैसे स्वीकार करना है और जीत में कैसे विनम्र रहना है, ये अनमोल सबक खेल के मैदान पर ही मिलते हैं। अब स्रोत में एक और जटिल विषय का जिक्र है, भावना ग्रंथियों का विकास। ऑडिपस और इलेक्ट्रा। हाँ, ये नाम सुनने में बहुत भारी लगते हैं। क्या आप इसे सरल शब्दों में समझा सकते हैं? जरूर। चलिए इसे रहस्यमयी बनाने के बजाय समझते हैं। ये मनोवैज्ञानिक फ्रॉइड के विचार हैं। उनका मानना था कि इस उम्र में बच्चे अनजाने में अपने विपरीत लिंग वाले माता पिता की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। जैसे लड़कों का अपनी माँ के लिए खास लगाव होना और लड़कियों का अपने पिता के लिए। और ये कोई रोमांटिक आकर्षण नहीं है जैसा कुछ लोग गलत समझ लेते हैं। तो फिर ये क्या है? बल्कि ये पहचान बनाने की एक जटिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मतलब लड़का अपने पिता को एक तरह से रोल मॉडल और प्रतिद्वंदी दोनों रूपों में देखने लगता है। बिल्कुल। बच्चा सीखता है कि उसके और माँ के बीच में पिता भी हैं। वो अपने पिता से अपनी पहचान बनाना सीखता है ताकि वो भी एक दिन उनकी तरह बन सके। और लड़की अपनी माँ के साथ। हाँ, फ्रॉइड के अनुसार ये हमारे जीवन के पहले भावनात्मक त्रिकोण होते हैं जिन्हें हम हल करना सीखते हैं, और ये अनुभव हमारे भविष्य के रिश्तों की नींव रखते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो हम क्या कहेंगे? बचपन का ये दौर विरोधाभासों का एक खूबसूरत संगम है। एक तरफ दिमागी शांति है तो दूसरी तरफ शरीर में तूफानी बदलाव। यह व्यक्तित्व का निर्माण काल है जहां सीखने की क्षमता चरम पर है और साथ ही यह सामाजिकता की पहली पाठशाला भी है। बिल्कुल। आज हम जीवन की एक ऐसी अवस्था को समझने की कोशिश करेंगे जिसने मुझे लगता है हर पीढ़ी को उलझाया है। शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। किशोरावस्था है क्या? तकनीकी तौर पर देखें तो ये 12 से 18 साल की उम्र है। हाँ, वो तो ठीक है, पर मुझे जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो है इसके नाम, इसके उपनाम। हाँ बिल्कुल। एक तरफ तो इसे स्वर्णकाल कहते हैं, बसंत ऋतु भी कहते हैं, और दूसरी तरफ इसका सबसे मशहूर नाम है संघर्ष और तूफान की अवस्था। मतलब ये दोनों एकदम उल्टी बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? यही विरोधाभास ही तो किशोरावस्था का सार है। देखिए, इस शब्द की जड़ में ही इसका जवाब छिपा है। अच्छा। अंग्रेजी शब्द एडोलेसेंस लैटिन के एडोलेसेरे से आया है, जिसका मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। हाँ, ध्यान दीजिए, परिपक्व हो जाना नहीं बल्कि परिपक्वता की ओर बढ़ना। ये एक मंजिल नहीं, एक सफर है। मतलब एक तरह का पुल। बिल्कुल, एक ऐसा पुल जिस पर आप बचपन को पीछे छोड़कर वयस्कता की तरफ जा रहे हैं। आप ना तो बच्चे हैं, ना ही पूरी तरह बड़े। इसी बीच में होने का एहसास संघर्ष पैदा करता है। तो शायद इसीलिए इसे बसंत ऋतु या स्वर्णकाल भी कहते हैं, क्योंकि इस दौर में ऊर्जा, क्षमता और संभावनाएं अपनी चरम पर होती हैं। एकदम सही। ये अपार क्षमता का समय है, इसीलिए स्वर्णकाल। नई चीजें शुरू करने का समय है, इसलिए बसंत ऋतु। लेकिन इसी ऊर्जा और क्षमता के साथ जब दिशाहीनता और भावनात्मक उथल-पुथल जुड़ जाती है तो यही दौर तूफान और संघर्ष का रूप ले लेता है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। तो मनोवैज्ञानिकों ने इस तूफान को कैसे समझाया है? मुझे लगता है कि स्टेनली हॉल की परिभाषा तो हर माता पिता के दिल की आवाज जैसी लगती है। हाँ, बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था। बिल्कुल। हाँ, और स्टेनली हॉल को किशोरावस्था मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। उनकी ये बात आज भी उतनी ही सच लगती है, लेकिन कुछ और भी दिलचस्प नजरिए हैं। जैसे एक मनोवैज्ञानिक रॉस ने इसे शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा है। एक मिनट, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति मतलब बचपन का दोबारा आना? ये तो सुनने में बहुत अजीब है ना? क्या इसका मतलब है कि किशोर बच्चे की तरह बर्ताव करने लगते हैं? एक तरह से हाँ, लेकिन इसका मतलब तुतलाना या खिलौनों से खेलना नहीं है। इसका मतलब है भावनात्मक स्तर पर। अच्छा। सोचिए, 1-2 साल का बच्चा कैसा होता है। उसे हर चीज तुरंत चाहिए, वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता, बहुत
आत्म केंद्रित होता है। रॉस का कहना था कि कुछ ऐसी ही प्रवृत्तियां किशोरों में भावनात्मक उथल-पुथल के कारण लौट आती हैं। वो मूडी होते हैं, उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उन्हीं के खिलाफ है। और वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। एकदम। ये भावनात्मक तूफान का ही एक हिस्सा है। ये तो एक बिल्कुल नया नजरिया इसे देखने का। और एक और परिभाषा थी किलपैट्रिक की, जिन्होंने इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा था। मुझे लगता है इस पर तो शायद ही कोई असहमत होगा। बिल्कुल। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये तूफान अचानक आता है या धीरे धीरे बनता है। इस पर मनोवैज्ञानिकों में एक लंबी बहस चली है। हाँ, ये जानना जरूरी है। क्या ये एक दिन अचानक शुरू हो जाता है? स्टैनले हॉल का तो यही मानना था। उन्होंने आकस्मिक विकास का सिद्धांत दिया। आकस्मिक मतलब अचानक? हाँ, उनकी 1904 की मशहूर किताब अडोलेसेंस के अनुसार किशोरों में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलाव अचानक एक झटके में आते हैं, जैसे कोई तूफान आ गया हो। पर सब इससे सहमत नहीं थे। नहीं, दूसरे मनोवैज्ञानिक जैसे थॉर्नडाइक और हॉलिंगवर्थ इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया। यानी उनके हिसाब से ये एक धीमी प्रक्रिया है। हाँ, उनका मानना था कि ये बदलाव अचानक नहीं होते, बल्कि बचपन से ही धीरे धीरे विकसित हो रहे होते हैं। किशोरावस्था में बस उनकी गति बहुत तेज हो जाती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हॉल के लिए किशोरावस्था एक ज्वालामुखी का फटना था, और थॉर्नडाइक के लिए ये एक नदी का बहाव था, जो पहाड़ों से उतरकर मैदानों में आते आते बहुत तेज हो जाता है। बहुत अच्छा उदाहरण है। तो भले ही ये बदलाव धीरे धीरे हों या अचानक, होते जरूर हैं। और सबसे पहले तो ये शरीर में दिखाई देते हैं। हाँ, और शायद किशोरों में और उनके माता पिता दोनों के लिए सबसे ज्यादा उलझन यही पैदा करते हैं। निश्चित रूप से। ये शारीरिक बदलाव बहुत नाटकीय होते हैं। जैसे लड़कों की लंबाई औसतन 18 साल तक बढ़ती है और लड़कियों की 16 साल तक। और हड्डियों की संख्या कम हो जाती है ना? जी हाँ, 206 हो जाती है, जो एक वयस्क की संख्या है, क्योंकि बचपन की छोटी छोटी हड्डियां जुड़कर मजबूत हो जाती हैं। और सबसे जरूरी, मस्तिष्क का वजन लगभग 1350 से 1400 ग्राम तक पहुंच जाता है, जो कि एक वयस्क मस्तिष्क के बराबर है। बिल्कुल। पर इन सब बदलावों के पीछे का असली ड्राइवर तो कुछ और ही है। ये पूरा खेल हार्मोन्स का है ना? बिल्कुल। ये एक हार्मोनल रोलर कोस्टर है। लड़कों में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन सक्रिय होता है। इसी की वजह से आवाज भारी होती है, दाढ़ी मूंछ आती है और शरीर मजबूत होता है। वही लड़कियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मुख्य भूमिका निभाते हैं, जो स्तनों के विकास और मासिक धर्म की शुरुआत के लिए जिम्मेदार होते हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये हार्मोन सिर्फ शरीर नहीं बदलते, ये सीधे सीधे मूड पर भी गहरा असर डालते हैं। वो जो हम मूड स्विंग्स की बात करते हैं, हाँ, उसका एक बड़ा कारण इन हार्मोन्स का उतार चढ़ाव ही है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। इस अवस्था में मानसिक विकास अपनी चरम सीमा पर होता है। सबसे बड़ा बदलाव आता है अमूर्त चिंतन, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की क्षमता का विकास। अमूर्त चिंतन मतलब अब किशोर सिर्फ उन चीजों के बारे में नहीं सोचते जो उनके सामने हैं, जिन्हें वो देख या छू सकते हैं। अच्छा। तो अब वे न्याय, आजादी, समानता, प्यार, धोखा, इन जैसे बड़े और जटिल विचारों पर बहस कर सकते हैं। बिल्कुल। उनके बारे में अपनी राय बना सकते हैं। भविष्य की ऐसी योजनाएं बना सकते हैं जो अभी पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इसी क्षमता के कारण वे तर्क करने, विश्लेषण करने और किसी भी समस्या के अलग अलग पहलुओं को समझने माहिर हो जाते हैं। हाँ, और इसी के साथ आती है कल्पना की शक्ति, दिवा स्वप्न देखना, यानी दिन में सपने देखना। वो इसी उम्र की एक बड़ी पहचान है। जी, वे अपनी एक आदर्श दुनिया बनाते हैं, खुद को हीरो की तरह देखते हैं। यह एक दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ दिमाग इतना शक्तिशाली हो रहा है कि वो न्याय और दर्शन पर सोच सकता है, और दूसरी तरफ वो ख्यालों में खोया हुआ है। यह बढ़ी हुई मानसिक शक्ति उनके व्यवहार को कैसे बदलती है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि यहीं से वो सारे व्यवहार सामने आते हैं जिन्हें समझना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहला और प्रमुख है स्वतंत्रता व विरोध की भावना। मुझे मत बताओ क्या करना है वाला दौर। बिल्कुल। अब जब वे खुद सोच सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, तो वे बड़ों के बनाए नियमों पर सवाल उठाते हैं। वे अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, जो उनके परिवार से अलग हो। और दोस्त? ऐसा लगता है कि इस उम्र में अचानक दोस्ती सब कुछ हो जाते हैं, परिवार पीछे छूट जाता है। हाँ, ये भी अपनी पहचान बनाने की प्रक्रिया का ही हिस्सा है। दोस्तों का समूह या पीयर ग्रुप उन्हें एक ऐसी जगह देता है जहां उन्हें बराबरी का दर्जा मिलता है, जहां उन्हें समझा जाता है। परिवार में भी वे बच्चे होते हैं, लेकिन दोस्तों के बीच वे एक स्वतंत्र व्यक्ति होते हैं। यह अपने जैसे लोगों से जुड़ने और अपनी पहचान को मजबूत करने का एक तरीका है।
इसीलिए इस उम्र में घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता बहुत गहरी होती है। और इसी से जुड़ी एक और बात है वीर पूजा की भावना, हीरो वर्शिप। हाँ, और ये भी अमूर्त चिंतन से ही जुड़ा है। जब किशोर न्याय, साहस, सुंदरता जैसे आदर्शों को समझने लगते हैं तो वे असल दुनिया में किसी ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जो उन आदर्शों का प्रतीक हो। बिल्कुल, ये कोई खिलाड़ी हो सकता है, कोई एक्टर, कोई गायक या कोई सामाजिक कार्यकर्ता। फिर वे उस इंसान की तरह बनना चाहते हैं, उसकी हर बात को फॉलो करते हैं। ये अपनी पहचान को एक दिशा देने का प्रयास है। इन सब के बीच भविष्य की चिंता भी तो सर पे आ जाती है। समाज अचानक पूछने लगता है, अब आगे क्या करोगे, बड़े होके क्या बनोगे। हाँ, व्यवसाय की चिंता एक बहुत बड़ा तनाव है। पहली बार ये सवाल एक वास्तविक और डरावने सवाल की तरह सामने आता है। और इन सब दबावों के बीच भावनात्मक अस्थिरता तो होती ही है। जिसे हम स्थिरता व समायोजन का अभाव कहते हैं। जी चलिए श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ इसे समाप्त करते हैं। जरूर। हमारी चर्चा में वीर पूजा की भावना यानी हीरो वर्शिप का जिक्र हुआ। आज के डिजिटल युग में जहां हीरो या प्रभावशाली व्यक्ति, जिन्हें हम इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, हर मोबाइल स्क्रीन पर मौजूद हैं, किशोरावस्था की ये वीर पूजा की भावना उनके विकास को कैसे सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है, इस पर सोचिएगा जरूर।